हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 3 पार्ट्स को हम सेपरेटली डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम फेडरल रिपब्लिक पढ़ेंगे, संघीय गणराज्यों के बारे में पढ़ेंगे और संघीय गणराज्य इंडिया का कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें बेसिकली वही पढ़ना है और हम उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फेडरल सिस्टम की अगर बात आती है तो उसमें भारत के बारे में, इंडिया के बारे में सबसे पहले चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये बात ये रही कि भारत की भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम या फिर संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम पर डिपेंड करती है, जहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर ख़ास बात ये होती है कि सभी राज्यों का, सभी स्टेट्स का अपनी अपनी विधानमंडल होती है और विधानमंडल एक तरीके से छोटा सा संसद होता है कि वो फैसले कर सके, अपने अपने खुद देख सके। ठीक है, वो ये चीज़ होती है। तो जी, अब इसके अलावा क्या बात है कि हर राज्य की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, वो भी सेंट्रल के रूप में। कि नॉर्मली मान लो मैं तमिलनाडु में रहती हूँ, मेरे पास मेरे गवर्नर्स हैं, मेरे पास मेरी एक छोटी सी गवर्नमेंट है जो मेरे को, मेरी सब जगहों को, मेरे गाँव को, मेरे नगरों को ध्यान में रखेगी और वो बायोडेटा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली तक पहुँचाएगी। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा जो है संघवाद में हमारा परिसंघ होते हैं। अब परिसंघ, कॉन्फेडरेशन या फिर कॉन्फेडरलिज्म क्या होता है? संघ से थोड़ा अलग परिसंघ होता है, इसे महासंघ भी कहते हैं। ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें 2 या उससे अधिक लगभग पूर्ण स्वतंत्र राज्य या कोई भी संस्था समझौता कर ले कि बाकी विश्व के साथ वो एक ही राष्ट्र की तरह संबंध रखेंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियंस, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इनकी तुलना में परिसंघों के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है। परिसंघों में कभी कभी केवल नाम मात्र का केंद्र सरकार होती है जिसके पास कोई असली शक्तियाँ नहीं होती हैं। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, आप लोग कॉपी कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो भाई परिसंघ जो होता है हमारा यही होता है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, यूरोपियन यूनियन से। अब आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटिशर्स को कहते हो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे हुकूमत करी, लेकिन ब्रिटिशर्सों ने नहीं करी। आप अगर उस मैप को बहुत ध्यान से देखो तो वो डिवाइड है, रिपब्लिकन में, नॉर्थ रिपब्लिकन में, लंदन में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में। ठीक है, अब जो हम पर हुकूमत करी थी वो लंदन वाला हिस्सा था, लेकिन कहलाते तो वो ब्रिटिशर्स ही है ना। लेकिन वो क्या है, वो पूरा यूरोपियन यूनियन के तौर पे एक यूनियन बने हुए हैं जिनको परिसंघ, कॉन्फेडरेशन बोला जाता है। फेडरेशन लैटिन भाषा के फोइडस से बना है, जिसका मतलब होता है समझौता या संधि करना, ट्रीटी करना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम फेडरल सिस्टम को कहते हैं और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 2 पार्ट्स क्या हैं? वो 2 पार्ट्स हैं हमारे अलग अलग, एक संधि समझौता वाला और एक है पॉलिटिकल सिस्टम में। कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा जस्ट लाइक ये चाइना जापान जहाँ पर तानाशाह है, और एक संघवाद मतलब फेडरेशन जो है हमारा, दूसरा मतलब होगा ट्रीटी करना, जो ये यूरोपियन यूनियन है कि हाँ पूरे उसमें अलग अलग सब रहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि संघीय व्यवस्था वाला देश कैसे बनता है। संघीय व्यवस्था वाला देश 2 तरीके से बनता है। पहला, जब स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़े और मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए की एक बहुत खास बात है तो फेडरल सिस्टम के अंडर ही, लेकिन जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मैं तमिलनाडु में रहती हूँ, आप दिल्ली में रहते हो। मैं अपनी जो नागरिकता बताऊंगी, इंडियन बताऊंगी, मेरी सिटीजनशिप इंडियन है, ना कि तमिलनाडु की है। लेकिन अमेरिका वाले ये नहीं बताएंगे। अमेरिका वाले अपने आप को नॉर्थ अमेरिकन भी नहीं बोलेंगे, साउथ अमेरिकन भी नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्ट अपनी स्टेट का बताएंगे कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बहुत बात जाकर कि ये स्टेट कहाँ पर है तो पता लगता है अमेरिका में है, वो लोग ये नहीं बताते, मतलब उनकी नागरिकता अमेरिकन नहीं है, इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इंडिया की नागरिकता इंडियन है, इसलिए इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया नहीं है, सिर्फ इंडिया है। ठीक है, दूसरा किस बेस पे बनती है? जब एक बड़ा या एकीकृत राज्य ही संघ में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए भारत या कनाडा। कनाडा कहने को अमेरिका की एक स्टेट है, कंट्री है, लेकिन कनाडा अलग है।
कैनेडियन अपने आप को कैनेडियन बताते हैं। वो कहते हैं अगर हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करें कनाडा की, फिर भी हम कैनेडियन हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतवासी बताते हैं मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को इंडियन ही बताऊंगी। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम इंडियन। ठीक है, ये वाली चीज़ कि कोई मुझसे पूछेगा तो ये चीज़ जो होती है ये संघ में जो यूएसए है स्पेशली उन लोगों में नहीं होती है, ये सिर्फ भारत और कनाडा में ही होती है। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, सबसे बड़ी बात इसमें कहीं भी फेडरेशन वर्ड को डिस्क्राइब नहीं किया गया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसकी जगह यूनिटी या फिर यूनियन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये मतलब यूनियन या फिर यूनिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे उसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि एक पूरा संघ है, वो राज्यों का संघ है। मतलब राज्य जो हैं सब इंडियन कहलाएंगे, ना कि राज्यों के संघ के अलावा है अमेरिका जैसा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, उसका नेचर क्या है। देखो, जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर टोटल 13 राज्यों ने समझौता कर लिया था कि अलग अलग रहने से अच्छा है कि हम सब मिलकर एक सेंटर बनाकर रहें और उनको कुछ कुछ शक्तियाँ दे दें। तो ऐसा हुआ, उन 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ बना लिया जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धीरे धीरे और राज्य बनते गए, इसमें जुड़ते गए और अब टोटल 50 राज्य हैं, जिसमें वहाँ पर राज्य या फिर कह सकते हैं कि छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर संघ बनाया, इसलिए वहाँ के राज्यों को ज़्यादा शक्ति दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आती है, अगर हम बात करें अगेन यहीं की, तो पहले लोग उस राज्य के नागरिक होते हैं, फिर अमेरिका के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी राज्य जब भी चाहे उस संघ को छोड़कर जा सकता है, लेकिन कनाडा में, भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मिज़ोरम 1972 में आज़ाद हुआ था। अब आप बोलोगे कि मैम मिज़ोरम तो इंडिया का ही एक स्टेट है, तो वो आज़ाद कैसे हुआ, जबकि 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था। तो जी 1972 में आज़ाद हुआ इसलिए हुआ कि जब हमारे भारत के पास ऑफिशियली लैंग्वेजेस बनाने का मौका आया कि अब इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ की जाए, तो हिंदी चूज़ की जा रही थी। जबकि हिंदी साउथ में नहीं बोली जाती, वेस्ट में नहीं बोली जाती, ईस्ट में नहीं बोली जाती, नॉर्थ में ही दिल्ली के आसपास बोली जाती है। ठीक है, तो उस सबको लड़ाई झगड़े को लेकर मिज़ोरम ने कहा कि हमारी एक अलग कंट्री बना दो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये वाली चीज़ हुई। अब जाकर ये लड़ाई झगड़े चलते रहे, सब होते रहे, लेकिन भारत ने क्या करा, ऐसा तो होगा नहीं। भारत ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दी और उन्होंने कहा कि अब आपकी लैंग्वेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में रखी गई है, आप यहीं पर रहो। एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था, लेकिन वो इंडिया से अलग नहीं हुआ था, वो एक स्टेट से अलग हुआ था। तो हम स्टेट से अलग हो सकते हैं। मैं तमिलनाडु के नागरिक होने के बाद दिल्ली में जाकर रह सकती हूँ, काम काज के तौर पे, पढ़ाई के तौर पे या ज़िंदगी बसाने के तौर पे, लेकिन इंडिया से बाहर मैं नहीं कहलाऊंगी। इंडिया से बाहर मैं जब होंगी जब मैं परमानेंट कनाडा अमेरिका जाकर बस जाऊं, तब होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तब मेरी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी जब मैं वहाँ पर परमानेंट रह जाऊं। लेकिन अगर मैं किसी और स्टेट में जाती हूँ तो मेरी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म नहीं होगी। वही सेम हमारे कनाडा में भी यही रूल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि राज्यों ने केंद्र बनाया, केंद्र नहीं बनाया बल्कि केंद्र पहले से ही बना हुआ था, बाद में राज्यों को जोड़ा गया। लेकिन वो जो था वो पूरा खुद सेंटर अपने आप को मानते हैं, उस चक्कर में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। तो अगर ऐसा होता ना तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता, ये जैसे अमेरिका जैसा होता। तो अगर सारे राज्यों ने मिलकर इंडिया बना लिया होता तो आज तकरीबन भारत में 550 राज्य होते, क्योंकि लगभग इतने ही राज रजवाड़े पहले पुराने टाइम पर थे। अब जी बात आती है डॉक्टर अंबेडकर की, तो उन्होंने बोला कि भारतीय संघ अमेरिका जैसे राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। उन्होंने कोई समझौता नहीं करा, कोई संधि नहीं करी, कोई ट्रीटी नहीं करी है। उन्होंने बोला कि भारत भारत रहेगा, भारत माता की जय, बस। ठीक है, ये वाली बात उन्होंने कह के ख़त्म कर दी थी। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखा कि आर्टिकल 1 में हम कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को नहीं रखेंगे, लेकिन यूनिटी को रखेंगे। तो मतलब ये हो जाएगा कि सेंटर तो होगा हमारा, लेकिन अपने अलग अलग राज्यों के पास सब कुछ शक्तियाँ होंगी, गवर्नर होंगे, CMs होंगे, IAS IPS ऑफिसर्स होंगे, सब कुछ होंगे। तो ये वाली बात रखी गई थी। ठीक है, भारत संघ में केंद्र को राज्यों की तुलना में ज़्यादा पावर दी जाती है। फेडरल सिस्टम में सेंटर को राज्यों के, स्टेट से ज़्यादा पावर दी जाती है, ताकि वो एक लीडर के तौर पे सबको हैंडल कर सकें।
ठीक है, इसलिए दी जाती है। तो इस वजह से हमारे भारत में सेंटर को रखा जाता है स्पेशली तौर पे। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, सबसे पहली है शक्तियों का विभाजन। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर आपको सेपरेटली पढ़ना है, तो आप फिक्र मत करो, वो आप सेपरेट पढ़ोगे, इसमें जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन जो है, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में डिवाइड किया गया, यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में, स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। ठीक है, अब ये जो डिवाइड किया गया, इन्होंने बोला यहाँ पर कि हमारी संघ सूची के टॉपिक्स में सेंट्रल कानून बनाती है। सेंटर जो है हमारा दिल्ली, इंडिया का दिल्ली सेंटर है, वो कानून बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेफ्टी, फॉरेन पॉलिसी, संचार वगैरह अदर कंट्रीज से, वो सब। जो हमारी राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट, उसके अंदर क्या होता है, राज्य कानून बनाता है। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कोई पॉलिसी मेकिंग है, वो सब है। और समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं। ठीक है, ये दोनों ही कानून बनाते हैं, ये समवर्ती सूची में ये रखा जाता है। तो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, अर्जेंटीना, बहुत सारी सरकारों ने फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट कर रखा है, फेडरल मॉडल को, कि सेंटर तो करेगा ही करेगा, लेकिन थोड़े से डिवाइड किया गया है कि पावर्स दी गई हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है। कुछ देशों के फेडरल सिस्टम कुछ अलग रूप से हो सकते हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो पावर को डिवाइड किया जाता है, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों हैं, लेकिन फिर भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। सेंटर ही करेगा जो ज़्यादा कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लिखित संविधान और उसकी सर्वोच्चता। ठीक है, लिखित संविधान और उसकी सर्वोच्चता को क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे करना है, शक्तियों का पावर को डिवाइड कैसे करना है, किसको कितनी पावर देनी है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है, वो कहता है कि संविधान में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए एक ठोस टिकाऊ कानून हमें बनाने चाहिए, जिसकी मदद से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकें। उसके अलावा है स्वतंत्र न्यायालय या फिर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी भी रूप में किसी के लिए भी कैसा भी फैसला कर सकता है और उस फैसले पर सबको टिका रहना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाओ भारत की संघीयता पर। भारत की जो संघीयता है, ये इसको डिवाइड किया गया है। जैसे संघीय व्यवस्था जो है दोहरी सरकार की व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था जो होती है यूनिटरी, राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी उसको बनाती है। लिखित संविधान केंद्र और राज्यों के लिए बेहतर संबंध बनाते हैं। संविधान लिखित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एकात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, सारी शक्तियाँ राष्ट्र सरकार के पास ही होती हैं। संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जापान और ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया गया है। ओके स्टूडेंट, सो आपका जो ये टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसके अलावा इसकी आलोचना, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। क्रिटिसाइज़ में बस यही है कि सबको पावर्स अलग अलग मिलनी चाहिए, अमेरिका जैसा होना चाहिए। मतलब जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो हमारे आलोचक हैं, वो कहते हैं कि जैसे अमेरिका में सब अपना अपना राष्ट्र छोड़ सकते हैं, वैसे ही छोड़ने की परमिशन होनी चाहिए। इसके अलावा ब्ला 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 ऐसी बातें, मतलब आलोचक जैसी बातें करते हैं वो। सो स्टूडेंट, आज की क्लास, आज का जो टॉपिक है आपका फेडरल सिस्टम, वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।